नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सेकंड टेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का है, उसे हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्कहासन के अनुसार ओसिलेशन हेतु लूप गेन का मान होना चाहिए। तो जो बर्कहासन के लिए जो ओसिलेशन हेतु लूप गेन का मान होना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए 0, बी है 1, सी है 1 से अधिक, डी है सी से कम, 1 से कम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूप गेन का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बर्कहासन के नियम के अनुसार जो ऑसिलेशन है तो लूप गेन का मान 1 होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है कि बर्कहासन के अनुसार जो ऑसिलेशन हेतु फेज शिफ्ट का मान कितना होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बर्कहासन के अनुसार जो ऑसिलेशन हेतु फेज शिफ्ट का मान होता है वो होता है 0 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा लूप गेन का मान 1 होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताप घटने पर सुपर चालकों का प्रतिरोध। तो ये बताना है कि जब ताप डिक्रीज होता है तब जो सुपर चालकों का जो प्रतिरोध होगा वो घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी घटता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सुपर चालकों का ताप घटने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांजिस्टर का बीटा का मान होता है 49 है, तो इसका अल्फ़ा का मान होगा। तो जब इसमें अल्फ़ा का मान बताना है तो ये निम्न प्रकार सूत्र से होता है। तो इसका मान जो होता है अल्फ़ा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा होगा। इससे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। यदि बीटा का मान कितना है 49 है, अपॉन 50 का भाग देंगे। जब हम इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, देखिए 0.0। अब इसे 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, तब एक होगा 0, पॉइंट के बाद में आएगा 5 नाम 45, तो लगभग जाएगा 9 बार। तो ऑप्शन देखिए 0.9 के बाद में, इसमें 0.9 कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसे पूरा डिवाइड करने पर जो ऑप्शन होगा वो जो आंसर राइट आएगा वो है 0.98। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडमिटेंस किस राशि का व्युत्पन्न होता है, ये बताना है। जो एडमिटेंस होता है वह किस राशि का व्युत्क्रम होता है। तो इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो जो एडमिटेंस होता है वो होता है इम्पीडेंस का व्युत्क्रम। हमेशा ध्यान रखिए, जो इम्पीडेंस होता है वो एडमिटेंस का व्युत्क्रम होता है और एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का व्युत्क्रम होता है। और जो रिएक्टेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखिए ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है, रिएक्टेंस। और जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखिए इलास्टिटेंस होता है, उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इलास्टेंस का व्युत्क्रम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडमिटेंस का व्युत्क्रम होगा इम्पीडेंस। छः पोल 50 हर्ट्ज की जो इंडक्शन मोटर है उसमें 4% स्लिप पर प्रचालित है। तो ये बताना है कि उसकी जो रोटर गति होगी वो कितनी होगी। तो 6 पोल 50 हर्ट्ज की जो एक इंडक्शन मोटर है उसमें जो सिंक्रोनस स्पीड होगी उसकी होगी NS बराबर 120 इंटू F अपॉन P होगी। यदि 120 इंटू 50 हर्ट्ज की है और 6 पोल हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए 62 120 20 पंजो 1000। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें क्या होगा, RPM होगी जो सिंक्रोनस, वो होगी RPM होगी 1000 RPM।
जब हम 1000 का 4%, जब 1000 का 4% निकालते हैं तो देखिए, जब हम 1000 का 4% करेंगे तो कितना होगा, 40 आरपीएम जो है वो स्लिप हो रही है। तो जो रोटर की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 960 आरपीएम। जब 1000 में से 40 आरपीएम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रोटर स्पीड प्राप्त होगी, तो वो होगी 960 आरपीएम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीजेटी में सबसे अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र है, तो ये बताना है बीजेटी में सबसे अधिक जो डोपिंग क्षेत्र वाला कौन सा होता है। तो जो बीजेटी होता है, जो बीजेटी होते हैं, बीजेटी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एनपीएन, एक होते हैं पीएनपी। ये निम्न दो प्रकार से होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। और जो बीजेटी में जो होता है उसमें बताना है कौन सा अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। तो अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र होता है एमीटर ई। जब ये ट्रांजिस्टर की संरचना निम्न प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से होती है, ये होता है एमीटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें। और एक होती है जैसे पी एन पी होता है, एक होता है एन और पी एन होता है। जो एन पी एन होता है उसमें क्या होता है, बाहर की ओर एमीटर पर धारा का चिन्ह लगा हुआ होता है बाहर की ओर, और पी एन पी में अंदर की ओर धारा का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एमीटर होता है उसमें डोपिंग क्षेत्र होता है वो होता है अधिकतम, और बेस में जो डोपिंग क्षेत्र होता है वो होता है न्यूनतम, और जो कलेक्टर में जो डोपिंग क्षेत्र होता है वो होती है मध्यस्थ डोपिंग क्षेत्र, मध्यम से डोपिंग होती है। और जो आकार में जो सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल में वो होता है कलेक्टर, ये सबसे बड़ा होता है। और एमीटर जो होता है वह आकार में क्या होता है, मध्यस्थ होता है। और जो बेस होता है वो आकार में पतला होता है। बेस का जो क्षेत्रफल और आकार दोनों ही कम होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई 100 साइन 628 टी के शिखर मान तक फ्रीक्वेंसी बताइए, शिखर मान तथा फ्रीक्वेंसी बताइए। ये एक समीकरण है, एसी थ्योरी का एक समीकरण है। जो ये 100 है, ये एक प्रकार का शिखर वोल्टेज, ये 100 दिखाया गया है, ये क्या है, एक जो ये 100 होते हैं ये क्या होते हैं, ये शिखर मान का वोल्टेज का शिखर मान होता है। और तथा जो फ्रीक्वेंसी बताइए, तो हमेशा ध्यान रखिए जो दिखाया गया है, जो 100 वोल्ट, ये 100 साइन है, ये इसमें 100 दिखाया गया है, ये एक प्रकार का क्या मान होता है, ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान होता है। तो इसमें जो वोल्टेज का मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 वोल्ट। अब धारा का मान हम निकाल, फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, देखिए ये जो 628 होता है ये ओमेगा का मान होता है। तो ये समीकरण निम्न प्रकार से होता है, जैसे E बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये पूरा समीकरण होता है। इसमें ओमेगा का मान जो है, ओमेगा की जगह इसमें 628 रख रखा है। तो जो ओमेगा बराबर होता है वो होता है 2 पाई एफ। जब हम इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जब ओमेगा में 2 पाई का डिवाइड कर देंगे, तो 628 में ओमेगा का डिवाइड करेंगे 2 पाई का, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। जब 2 पाई की जगह हम 3.14, तो इसका जो हो जाएगा, देखिए 628 में 6.28, सॉरी एक सेकेंड रुकिए। जो ओमेगा का मान होता है वो होता है, देखिए 2 इंटू 3.14, तो कितना होगा 6.28। तो जो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 100। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब इसको 6.28 से, जब 628 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर
और ये हो जाएगा 1 बार। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो होगा 100 हर्ट्ज और 100 वोल्टेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समान रेटिंग पर नो लोड के समय प्रेरण मोटर की अपेक्षा ट्रांसफार्मर की धारा कितनी होती है? तो ये बताना है। एक समान रेटिंग पर जो नो लोड पर जो प्रेरण मोटर होती है और एक होता है ट्रांसफार्मर। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो प्रेरण मोटर होती है वह 30 से 40% पूर्ण भार की धारा लेती है, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो 2% से 5% पूर्ण भार धारा लेता है। क्या लेता है? नो लोड पर पूर्ण करंट लेता है। तो जो समान रेटिंग पर जो नो लोड के समय में जो प्रेरण मोटर की अपेक्षा जो ट्रांसफार्मर की धारा होगी वो क्या होगी? बहुत कम होगी। हमेशा ध्यान रखें, बहुत कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की 4% स्लिप पर प्रचलित। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर होगा 960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी राशि में वृद्धि से कैपेसिटिव परिपथ की धारा में वृद्धि होगी। तो ये बताना है कि किस राशि में वृद्धि से कैपेसिटिव जो परिपथ की जो धारा में वृद्धि होगी। तो देखिए किस में वृद्धि होगी, जब हम किस में वृद्धि करेंगे, जब परिपथ की धारा में वृद्धि होगी। तो देखिए ये निम्न प्रकार से होता है। एक होता है XC 2 पाई FC होगा, एक होगा जो I में धारा होगी IC, वो होगी VC अपॉन XC। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम आवृत्ति में वृद्धि करेंगे तो धारा में वृद्धि होगी, ठीक है। और जब हम वोल्टेज में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? धारा में वृद्धि होगी। और जब हम कैपेसिटेंस का मान में वृद्धि करेंगे तो धारा में वृद्धि होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर में ज्ञात करने के लिए नो लोड किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, एक ट्रांसफार्मर में क्या ज्ञात करने के लिए नो लोड किया जाता है, जिस पर कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो देखते हैं कॉपर हानि, घूर्णन हानि, चुंबकन धारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब ट्रांसफार्मर नो लोड होता है तो उसमें जो ज्ञात किया जाता है वो किया जाता है चुंबकन धारा। इसमें क्या ज्ञात की जाती है? चुंबकन धारा ज्ञात की जाती है। कॉपर हानि होती है वो पूर्ण लोड पर ज्ञात की जाती है। घूर्णन हानि ट्रांसफार्मर में होती नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर में 2 धाराएं होती है, एक चुंबकन धारा और एक होती है एक्टिव धारा। जो चुंबकन धारा होती है ये फ्लक्स स्थापित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और जो एक्टिव धारा होती है वह लॉसेस ज्ञात करने के लिए की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा चुंबकन धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कपलिंग होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कंडक्टिव। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस प्रकार की कपलिंग होती है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये एक आपस में क्या किससे जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी हुई होती है चुंबकीय रूप से। ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? चुंबकीय रूप से। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कपलिंग होती है वो होती है चुंबकीय और विद्युतीय दोनों से होती है। तो इसमें बताना है, जो विभव ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार की कपलिंग होती है? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विद्युत चुंबकीय कपलिंग ट्रांसफार्मर में होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। हमेशा ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय कपलिंग ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सुपर कंडक्टिव अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स लाइनें होती है वो सुपर कंडक्टर के बाहर किसके अनुसार होती है?
जो सुपर कंडक्टिव अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स लाइनें होती हैं वो सुपर कंडक्टर्स के बाहर किसके समानुपात किसके अनुसार होती है? मेसनर प्रभाव, फेराडे प्रभाव, क्यूरी प्रभाव और मैक्सवेल प्रभाव। तो जो सुपर कंडक्टिव अवस्था में जो चुंबक क्षेत्र की जो फ्लक्स लाइनें होती है वो सुपर कंडक्टर के जो बाहर होती है वो होती है मेसनर इफेक्ट के अनुसार होती है। हमेशा ध्यान रखिए जो सुपर कंडक्टर में जो चुंबकीय लाइनें होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो फ्लक्स जो होता है वो किसके प्रभाव के अनुसार होता है? वो होता है मेसनर प्रभाव। क्या है? मेसनर प्रभाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ओपन कोइल में होता है जीरो रेजिस्टेंस, जीरो इंडक्टेंस या इन्फिनिटी रेजिस्टेंस या इन्फिनिटी इंडक्टेंस या इन्फिनिटी रेजिस्टेंस या जीरो इंडक्टेंस या इन्फिनिटी इंडक्टेंस, ये बताना है। एक ओपन कोइल है, यदि ओपन कोइल है तो जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो कितना होगा? ओपन कोइल में रेजिस्टेंस का मान होगा इन्फिनिटी यानी अनंत, तो रेजिस्टेंस होगा। और जो ओपन सर्किट में जो कोइल है उसमें क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, तो इंडक्टेंस कितना होगा? जीरो इंडक्टेंस होगा। क्या होगा? क्या होगा? जो इंडक्टेंस है वो कितना होगा ओपन कोइल में? ओपन कोइल में कितना? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा और इन्फिनिटी इंडक्टेंस होगा, दोनों ही अनंत होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिश्र धातु में अशुद्धि मिलाने से जो अवशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, ताप से स्वतंत्र रहती है। जो मिश्र धातु में अशुद्धि मिलने से जो अवशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? घटती है या बढ़ती है या क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? अशुद्धि मिलाने पर अवशिष्ट प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल निम्नलिखित में से किसके समीप होता है? संयोजी बैंड के सिरे पर, संयोजी बैंड के तल पर, चालन बैंड के सिर पर और चालन बैंड के तल पर। तो हमेशा ध्यान रखें पी टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो निम्न प्रकार से होता है। ये देखिए, इसमें जो एनर्जी गैप होता है ये होता है सहसंयोजी बैंड होता है। यहाँ पे सहसंयोजी बैंड होता है, एक होता है चालन बैंड। तो एक में क्या होता है? यहाँ पे एक फर्मी लेवल बनता है और एक होता है यहाँ पे फर्मी लेवल बनता है। तो जो संयोजी जो बैंड है उसके जो शीर्ष पर बनता है वो बनता है पी टाइप में, और जो एन टाइप में जो बनता है फर्मी लेवल वो होता है चालन के पी टाइप में। जो एन टाइप में जो होगा वो होगा चालन बैंड के तल पर। हमेशा ध्यान रखें जो एन टाइप का जो फर्मी लेवल होगा वो होगा चालन बैंड के तल में, और जो पी टाइप का जो फर्मी लेवल होगा वो संयोजी बैंड के शीर्ष पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी बैंड के शीर्ष पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नतम अवस्था में जो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो निम्न अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताना है। जो निम्नतम अवस्था होती है जो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल या हाईएस्ट एनर्जी लेवल या फर्मी लेवल या जीरो एनर्जी लेवल। तो हमेशा ध्यान रखिए जो निम्नतम अवस्था होगी, बिल्कुल निम्नतम अवस्था होगी, उसमें क्या होगा? लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा। मतलब एक जो निम्न अवस्था है उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक लो वेस्ट एनर्जी के लेवल में ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चोक इनपुट फिल्टर परिपथ है, एवरेज डिटेक्टर है या पीक डिटेक्टर है या आरएमएस डिटेक्टर है या जीरो डिटेक्टर है। तो चोक जो इनपुट फिल्टर होता है ये एक प्रकार का एवरेज डिटेक्टर फिल्टर होता है। हमेशा ध्यान रखिए जो चोक जो इनपुट फिल्टर होता है वो होता है एवरेज डिटेक्टर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, टेलीफोन प्रणाली में लोड किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बेल्स, डेसिबल, अरलैंग और वाट। तो हमेशा ध्यान रखिए टेलीफोन प्रणालियों में जो लोड की इकाई में व्यक्त किया जाता है वो होता है अरलैंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अरलैंग। तो आज के जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं और इसी प्रकार हम भी कल भी इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट के रूप में क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।